अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस जिस दिन मैं नरेंद्र मोदी की कुर्सी के ऊपर बैठूंगा उस दिन ये बच्चों को वोट देने का इख्तियार मैं दिलवा लूंगा, क्योंकि घर घर तक पतंग पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये बच्चों ने किया है। अब बैठो और इंशाल्लाह बोलो कि नरेंद्र मोदी की जगह के ऊपर मैं जाके बैठ जाऊंगा। करके बोलो इंशाल्लाह। तमाम नए गांव के बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दानशीन, मेरी माएँ और बहनों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से आपने अपनी दुआओं से हमें नवाजा है और उसी की बदौलत आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुकाम के ऊपर पहुंची है। मैं अभी जिन जलसों को अटेंड करके आ रहा हूं, मजलिस पहली मर्तबा जिला परिषद और पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक जमात जिसको लोग कहते थे कि ये फिरका परस्त जमात है, ये जातिवादी जमात है, ये कट्टरवाद को बढ़ावा देती है, मुझे आज खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला परिषद के हमारे जो उम्मीदवार है उसमें एक राहुल ढोले पाटिल है जो मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, एक देशमाने है जो तेली समाज से ताल्लुक रखते हैं, एक उबाड़े है जो एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अभी जिनकी सभा में अटेंड करके आ रहा हूं, लासूर स्टेशन पे अजीत जाधव, एक नौजवान लड़का जो मजलिस के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आज 10-12 सालों के अंदर हमने अपने अखलाक के जरिए, हमारे काम करने के तरीके के जरिए लोगों की सोच को बदला है। वरना आज जब इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती चरम सीमा पर है, वहां पर अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग आज हमारा झंडा, हमारा मफलर, हमारी टोपी डालकर छोटे छोटे गांव के अंदर प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, फख्र है इस बात का कि हमने मुश्किलें बहुत आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक हमने सफर तय किया है। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। हम 6 जिला परिषद की सीटें हम लड़ रहे हैं, 15 पंचायत समिति की सीटें लड़ रहे हैं। इनमें से 50% दूसरी जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो आज मजलिस का टिकट लेकर इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए थे। ये कहना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि लोगों ने मजलिस की छवि को जिस तरह से बना दी थी, मीडिया ने सिर्फ इतना बोलना बाकी रह गया था कि एमआईएम मतलब कोई आतंकी संगठन की तरह हमें देखा जाता था।
कभी किसी ने तस्वर भी नहीं किया था कि मुंबई जैसे शहर में अभी हाल ही में हुए महानगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें राज ठाकरे की मनसे हमसे बहुत पीछे है। शरद पवार साहब की एनसीपी हमसे बहुत पीछे है। अजीत दादा की एनसीपी हमसे बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी तकरीबन खत्म ही हो चुकी है। इसीलिए जब 125 सीटें हमारी कॉरपोरेशन के अंदर चुनकर आई तो चर्चा टेलीविजन के ऊपर यह नहीं हो रहा था कि भाजपा इतनी सीटें जीतकर आ गई है, दूसरी पार्टियां इतनी सीटें जीतकर आ गई है। चर्चा यह हो रहा था कि मजलिस 125 सीटें कैसे जीत सकती है। सारी तकलीफ इस बात को लेकर थी कि हैदराबाद की ये जमात जिसके बारे में लोग कहते थे कि इनका एक एमपी चुनकर आता है हैदराबाद से और ये जिंदगी भर एक ही रहेगा, एक का दो नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं की बदौलत 2019 से 2024 असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते थे, उनका ये भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठने का शर्फ हासिल हुआ है। ये अलग बात है कि 2024 मैंने 2 हार का सामना किया, 2 शिकस्त मैंने देखी। आज रहीम पटेल से पूछिए, शाह साहब से पूछिए कि एक जिला परिषद का एक इलेक्शन लड़ना कितने मुश्किल का काम है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा, उसमें हार मिली। 6 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन आया, मैं और नासिर सिद्दीकी साहब खड़े। वो इलेक्शन में भी हमें हार का सामना करना पड़ा। मैं उस वक्त एक बात कहा था, जब मेरे हार के बाद मैंने बहुत सारे नौजवानों को अपने घर के सामने, बहुत सारे बुजुर्गों को मेरे घर के सामने इकट्ठा हुए थे। मैंने अपनी जिंदगी में वो मंजर नहीं देखा था कि कैसे बिलक बिलक कर ये नौजवान रो रहे थे, क्योंकि हर एक ने जश्न मनाने का फैसला किया था, जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो हमें शिकस्त मिली। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, मैं औरंगाबाद की आवाम का एहसानमंद हूं कि जिन इलेक्शन में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दादा की एनसीपी तीनों मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर ये तीनों मिलाकर 92,000 वोट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम अकेले लड़कर 90,000 से ज्यादा वोट लिए। मैंने उस हार के बाद जब मैं अपने भाइयों से मुखातिब था, उस वक्त मैंने एक बात कही थी और दोबारा आज आपके सामने वो बात को दोहरा रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था
मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। हमारी सियासत इस मुल्क से आखिर क्यों खत्म हुई? क्या कभी हमने सोचा है? क्या कभी हमने इसको संजीदगी से इस पे गौर और फिक्र किया है? आज क्या वजह है कि भाजपा का एक नेता हरिभाऊ बागड़े गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो? ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। आप जाइए गांव के अंदर और पूछिए भाजपा क्या प्रचार कर रही है। उन्हें मालूम है कि ये आवाम बेदार हो चुकी है, ये आवाम जाग चुकी है। उन्हें मालूम है कि महानगर पालिका के अंदर ठीक है भाजपा 1 नंबर का पक्ष रहा है, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर 33 सीट हासिल करके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही है। वो पार्टियां जिनके पालक मंत्री, जिनके खासदार 5-5 आमदार, उनके कितनी सीटें आई? तो 13। उद्धव ठाकरे सेना की कितनी सीटें आई? तो 6। कांग्रेस की कितनी सीट आई? वाह, अगला अमेरिका टिकट तुझे दूंगा। 1। और वो भी क्यों आई? हमारे ही अपने एक गद्दार जिसको मैंने टिकट दिया था, आधी रात को उसने वो टिकट वापस कर दिया। क्या लेन देन हुआ मुझे नहीं मालूम। एक एनसीपी की सीट आई, सरदार हमने सपोर्ट किए क्योंकि हम वहां जीत नहीं सकते थे। इसीलिए आज अगर भाजपा के नेता अगर जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो, तो उन्हें मालूम है कि इनकी ताकत क्या है। अरे तुमने ताकत दिखाए है, तुमने अपनी ताकत दिखाए है, तुमने अपने वजूद का एहसास दिलाए है, तब जाकर ये नतीजे आए हैं। वरना हमें तो इलेक्शन का वक्त आया कि नहीं, हमको कांग्रेस को वोट दो, एनसीपी को वोट दो, शरद पवार को वोट दो, अजीत दादा को वोट दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। बार बार इस मुल्क के अंदर डर दिखाओ भाजपा का और हमारे वोटों का बंटवारा करो। कौम ने भी सुना 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 और अब तय कर लिया कि भाजपा आओ, सेना आओ, कांग्रेस आओ, नहीं आओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। जहां पर पतंग दिखेगी वहां पर पतंग के ऊपर मोहर लगेगी। बस ये तय हो गया। तो भाजपा वाले कांग्रेस के प्रचार में निकले हुए हैं। मेरे भाई, आज सूरत हाल क्या है? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक ऐसे मुकाम के ऊपर हूं जहां पर 60% से ज्यादा घरों के अंदर जो बच्चे हैं वो हाफिज कुरान है। मैं उस जमीन पर आया हूं कि जहां पर आप इस मुल्क के अंदर उलमाए इकराम तैयार कर रहे हैं। कभी सोचिए मेरे भाई, आज जो हुकूमतें
हमारी मस्जिदों को निशाना बनाए हुए है, हमारी दरगाहों को जमीन दोस्त कर रहे हैं। हमारे मदरसों को यह बताया जा रहा है कि यहां पर आतंकी पलते हैं। गुलाम मोहम्मद मस्तानी साहब मरहूम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अक्कल कुआं के उस मदरसे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके की नजर डाल रखी है, वहां पर उनका मकसद यह है कि वो अक्कल कुआं का मदरसा कांग्रेस वाले को फोड़ने लगता मेरे आने के कुछ बचा के रखो, 9 तारीख को फोड़ेंगे। अक्कल कुआं के उस मदरसे को जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, सीबीआई, पुलिस, क्राइम ब्रांच, इनकम टैक्स, ये सभी के सभी ने इंक्वायरी लगाए हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां के छोटे छोटे बच्चे जिस मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, तकरीबन 7,000 बच्चे कितने दिनों तक वो रोजा रख रहे हैं। वो रोजा रखकर ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे इस मदरसे की हिफाजत कर। कौन आएगा साहब इन्हें? कौन रोकेगा इस हुकूमत को, जिसको ऐसा लगता है कि ये कौम की तो हमें जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं आने वाला। न राहुल गांधी खड़े रहेगा, न देवेंद्र फडणवीस, न शरद पवार आएगा, न एकनाथ शिंदे आएगा। लेकिन इतना आप यकीन कर सकते हैं कि अगर खुदा ना करे कल उस मदरसे को या किसी और मदरसे को ये जालिम ताकतें अगर उनकी नजर पड़ी और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले चट्टान की तरह अगर जाकर उनके सामने कोई खड़े रहेगा तो तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील खड़े रहेगा। सियासत अपनी जगह पे, आपको वोट का इख्तियार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, जमहूरियत के अंदर हर एक को खड़े रहने का, लड़ने का इख्तियार है। लेकिन आज हालात कैसे है, क्या हम उसके ऊपर सोच सकते हैं? एक बच्ची हमारी मुंब्रा से जीत कर आती है, सारों के पेट में दर्द, तकलीफ, वो बच्ची सुने थे ना उस बच्ची को कैसा हराया। 9 तारीख के दिन बोलते फिर मैं कैसा हराया। उस बच्ची ने, एक पढ़ी लिखी नौजवान बच्ची सियासत के अंदर आ रही है और बातों में ये कह देती है कि मैं 5 साल के अंदर हम ये तमाम सियासी पार्टियों को यहां से भगाएंगे और हम मुंब्रा को हरे रंग से रंग देंगे। देश का सबसे गंभीर मुद्दा बन गया था, सबसे गंभीर मुद्दा। शाम में 7 बजे टीवी पे तो बच्ची का बयान, 8 बजे 8-10 बैठ गए, देश को कितना खतरा हो गया है। वो बच्ची ने बोली कि मुंब्रा में हम हरा रंग कर देंगे। 9 बजे बोली। इससे बड़ा मुद्दा देश के अंदर था ही नहीं। नहीं, वो बच्ची ने बोली कैसा। अब बोलने के बाद कुछ भाजपा वालों को लगा कि चलो अपन जाके इसके अंदर दूल्हा दूल्हा कर लेते हैं करके, तो मुंब्रा पहुंच गया एक तोतला।
किरीट सोमैया नाम है उसका। आपने सुने हैं कभी उसको? नहीं सुने हैं तो गौर से सुनो। तुम्हारा बदतमीजी पिते ताते पे बताता हूँ तुम्हें, वो भक्ति का बोली कैसा आएगा हला लंदन लंदन वाली में कर दो। तो यहाँ पे भी आता है। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मेरे को बोला, बोले साहब वो जब आता हमको इतना टेंशन होता, क्योंकि उन्हें क्या बोलता हमको समझ में नहीं आता, हम बोलते हाँ 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 हाँ। तो वो तोतरा वहां पहुंच गया। अब पुलिस को लगा कि साहब बीजेपी का लीडर आया है, उन्हें बोला इनके ऊपर तेज करो। पुलिस वालों ने केस बना दिए। पुलिस वालों को भी लगा बच्ची के आगे पीछे कोई नहीं है, तो बस बच्ची के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर डाले। एक रात पहले उनके घर वालों को फोन किया गया कि कल सोमैया जी आने वाले हैं, आप उससे पहले अपना माफीनामा लिख दो। मुझे जैसे ही ये खबर मिली, मैंने उनको पैगाम पहुंचाया कि बस एक दिन रुक जाओ, तुम्हारा बाप वहां पर आ रहा है। लेकिन बच्ची का मामला था, पुलिस वालों का दबाव था, पुलिस वालों ने स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेके उसके सिग्नेचर लेके हो गया मामला। लेकिन अपने को तो झुकना किसी के बाप ने सिखाया नहीं। हम पहुंच गए वहां पर, मीडिया वाले बैठे हुए थे पूरे के पूरे। अब मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, ये जो आपकी कॉर्पोरेटर बनी है, आप उनका बयान सुने हैं? बोला सुने हैं। बोले इसके बारे में आपका क्या कहना है? बोला बच्ची ने जो भी बोली वो सही बोली, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो भी मीडिया वालों को ये लग रहा था, बोले उसने तो माफी मांगी। मैं बोला अच्छा तो सुनो, बच्ची ने ये बोली थी कि मैं मुमरा को हरा कर दूंगी, मैं ये बोलकर जा रहा कि पूरे महाराष्ट्र को मैं हरा करके निकलूंगा। और सिर्फ यहाँ पे रुका नहीं, सिर्फ यहाँ पे रुका नहीं, पूरे मीडिया के सामने बोला, जा तोतरे अब मेरे खिलाफ क्या करता है करके दिखा, तेरे बाप में भी अगर हिम्मत है। हम अगर आज इनको इस लहजे के अंदर बात नहीं करेंगे, ये समझ रहे हैं कि हुकूमत हमारी, पुलिस हमारी, प्रशासन हमारा, हम कुछ भी बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेस का डॉक्टर तो हूं नहीं जो अपने नेताओं के तलवे चाटता है ना। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही हूं साहब, जिसने मुझे सिखाया है कि इस मुल्क में अगर जीना है तो सर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके चलना सीखो करके। ये तो हमने उसके बाप को नहीं छोड़े दिल्ली में, तो ये क्या चीज थी? सारी तकलीफ तो इसी बात की थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब तो बोलते हैं, ये औरंगाबाद से भी जो आया है ना वो बोलता है। बहुत तकलीफ इसी बात की थी, इसीलिए तो पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए थे। हराना उनके जलील को हराना है, क्या कांग्रेसी, क्या एनसीपी वाले, क्या समाजवादी पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, पूरे के पूरे मिलकर आए थे। ये सच है कि हमने हार देखी थी, हम हारे थे, इलेक्शन हारे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी मेरे भाई। हमारी हिम्मत, हमारी जुस्तजू हम जारी रखे, हम गिरे फिर उठे, फिर लड़े, और उसी का नतीजा है कि जब बिहार में गए तो लोग हम पर इल्जाम लगाते थे, कहते थे कि इनकी एक भी सीट नहीं आएगी बिहार के अंदर।
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आके वहां पर कहते थे ये ओवैसी हैदराबाद से क्यों आ रहा है बिहार को, हैदराबाद में रहना चाहिए, उन्हें बिरयानी खाना चाहिए, ये बिहार के अंदर क्यों आ रहे हैं। असल में इनकी आदत हो गई है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मारते। अब सवाल कर रहे थे तो हमारी फितरत भी ऐसी हो गई है कि हम वापिस देते हैं ना तो सूद समेत देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि असदुद्दीन अवैसी क्यों आ रहे हैं हैदराबाद से बिहार को, तो हमने जवाब दिया क्योंकि तुम्हारी मम्मी इटली से आई थी, हमने कुछ बोले थे क्या? हमने बताया थे कि कुछ बोले थे कि तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, तो नहीं बोले थे ना, लेकिन असदुद्दीन अवैसी नहीं आना चाहिए करके अल्हम्दुलिल्लाह 5 MLAs वहां पर बिहार में जीत कर लाए। नगर परिषद का इलेक्शन आया, लोगों ने कहा ये क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका क्या है छोटे छोटे शहरों के अंदर मेहनत करें, मैं अकेले, मेरे साथ ये मेरे पूरे साथियां जितने स्टेज के ऊपर बैठे हैं हजारों किलोमीटर का सफर किए, मैंने खुद ने 12,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी के अंदर सफर किया, रोज रात में 2 बजे आ रहे, 3 बजे आ रहे, फिर सुबह उठ के दूसरे शहर की तरफ निकल जा रहे। 83 काउंसिलर्स और 1 नगर अध्यक्ष हमने वहां से चुनकर लाए। महानगर पालिका का इलेक्शन आया, कैसी कैसी खबर चल रही थी, गेली एमआईएम संपली। मेरे घर के सामने खड़े रह के एक टीवी वाला बोल रहा था त्यांचे 8 सीट ही येणं आता खूप अवघड आहे, इतका विरोध आहे इम्तियाज जलीलचा, इम्तियाज जलील का इतना विरोध हो रहा है, एमआईएम खत्म, फिनिश, संपली। काय कितने कॉर्पोरेटर खड़े हो, इनकी तो लॉटरी लगी है, इनके ऊपर तो मैंने जबरदस्ती पकड़ के इनको बोला, भाग जल्दी से जाके है तो मिसरवाड़ी से फॉर्म भर दे। तो बोला साहब मेरे को जिला परिषद लड़ने का है। मैं बोला पहले भाग उधर जाके फॉर्म तो भर। मैंने मजाक मजाक में भेज दिया, मैं संजीदा होकर कॉर्पोरेटर बन के लाई अपनी बीवी को, फिर धीरे से आके मेरे को बोल रहा साहब जिला परिषद। ये अशोक हिरारे साहब खड़े रहिए, अशोक हिरारे साहब इधर आइए। मेरे लिए इससे ज्यादा क्या फख्र की बात हो सकती है, ये मेरा दलित समाज का भाई है। ये महानगर पालिका में सफाई कामगार, सफाई कर्मचारी, यानी कि इन्होंने महानगर पालिका के अंदर झाड़ू पकड़कर वहां पर अपनी नौकरी किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी महानगर पालिका के अंदर वो मजलिस की तरफ से कॉर्पोरेटर बनकर गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने आम लोगों को, ऐसे ऐसे नौजवानों को हमने चुन चुन कर लेकर आए। बहुत विरोध हुआ, बहुत इल्जामात लगे मेरे ऊपर, कैसे कैसे ताने कसे जाते थे, कैसे कैसे इल्जाम लगे जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नतीजे आए तो एक बात का यकीन मेरे नौजवान साथियों, ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें जिस तरीके से मुझे जलील और रुस्वा किया गया था, जिस तरीके से इल्जाम लगाए गए थे, एक सबक, इस बात को और अपने मुट्ठी में बांध लो, अपने जहनों के अंदर इस बात को संभालो। इतनी जिल्लत के बाद जब नतीजे आए तो हमारा यकीन इस बात के ऊपर और पुख्ता हो गया कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत का और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। जब दुनिया हमें झुकता हुआ देखना चाहती थी,
हमें गिरता हुआ देखना चाहती थी। अल्लाह ने कहा कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ तुझे रुस्वा करना चाहती है, लेकिन मैं तुझे अगर इज्जत दिलाना चाहूं। अब आज ये नतीजे आने के बाद कभी चलिए हमारे साथ बंबई को, तो पता चलेगा। अभी रट पे 9 तारीख कभी मुंबई चलिएगा, पता चलेगा तुम्हें किसी मंत्री को अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी है जितना आपके छोटे भाई इम्तियाज जलील को इज्जत करना हुआ। आज दूसरे जात धर्म और मजहब के लोग जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपस में ही बढ़ रहे हैं। हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम सियासत के अंदर सबसे आसान काम, मगर सबसे आसान तरीका कौम को बांटने का कोई हो सकता है, किसी कौम को बड़ी आसानी के साथ बांटा जा सकता है, तो ये तमाम सियासी पार्टियों को मालूम है कि मुसलमानों को बड़ी आसानी के साथ तुम बांट सकते हैं। इसी का नतीजा है इतने सालों के बाद आज जब हम एक साथ मिलकर आए तो नतीजे क्या हो रहे हैं देखिएगा। हमने ये अपने जहनों से निकाल दो ये बात कि हमें भाजपा को हराना है। अरे तुम अगर एक ताकत बनकर खड़े हो गए तो भाजपा तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, लेकिन भाजपा को हराने के चक्कर में कुछ कांग्रेस के साथ चले जा रहे हैं, कुछ एनसीपी के साथ चले जा रहे हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के साथ। अरे इतने सालों तक नौजवानों किसका डंडा किसका झंडा हुआ करता था, पकड़े हैं किसी का झंडा पकड़ के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की वजह से डंडा भी तेरा है और झंडा भी तेरा है, मफलर भी तेरा है, टोपी भी तेरी है मेरे भाई, वोट भी तेरा रहेगा और जश्न भी तेरा ही रहेगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटे छोटे गांव के अंदर जो माहौल और जो मंजर देख रहा हूं, मुझे यकीन नहीं होता है कि इतने सारे जाति धर्म के लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये वो वक्त है मेरे भाई जब आप लोगों को एक साथ मिलकर खड़े रहने का वक्त आया है। मुझे मालूम है आने वाले कुछ दिनों के अंदर बेईमान हराम की दौलत कमाने वाले बेहिसाब लोग आएंगे। वो पार्टियां भी आएगी जिन्होंने इलेक्शन को एक धंधा बना लिए हैं। अगर इस मुल्क के अंदर आज बेईमानी की और हराम की दौलत अगर किसी के पास है तो वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है। इलेक्शन आया, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 2000, 3000, 5000, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर 5000 रुपये लेकर तुम अपना एक वोट बेच रहे हैं 5000 रुपये में, तो 5 साल के लिए हिसाब लगाओ, हर दिन की तुम्हारी कीमत कितने में खरीदा जा रहा है तुम्हें। अगर 5000 रुपये मिलते हैं तो 2.5 रुपये में बिक रहे हैं। 2.5 रुपये 2000 मिलेंगे तो सोचो, 1 रुपया उससे कम मिलेंगे तो 50 पैसे। लेकिन पैसा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं ये सब अपनी आंखों से देखा हूं। मेरी हार आवाम की वजह से नहीं हुई थी, हमारी शिकस्त इन बेईमानों की हराम की दौलत की वजह से हुई थी। मैंने अपनी बस्तियों के अंदर
आज भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने भाजपा का एक वकील डोंगावकर नाम का इलेक्शन के दिन बुर्का पोश हिजाब में उस भाजपा के दफ्तर के अंदर हमारी माएं और बहनें खड़ी हुई थी। किस लिए? 1,500 रुपये दिए जा रहे थे। रिक्शे में भर भर के लादने वाले कौन थे? हमारे ही नौजवान। कभी तस्वर करिए मेरे भाई, उन भाजपा वालों को क्या संदेश गया होगा कि 1,500 रुपये में ये अपनी कौम का सौदा कर रही है, 5,000 रुपये में ये क्या करेगी, 10,000 रुपये में ये क्या करेगी। आज भी मेरे पास वो वीडियो है जहां पर हमने अपनी मां और बहनों को भाजपा के उस दफ्तर के अंदर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके। रंगे हाथ पकड़े थे हमने, लेकिन हुकूमत उनकी कैसे कैसे दौर को हमने देखे हैं। आज जब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वक्त हमारे सामने आया है, महानगर पालिका के अंदर जो नतीजे आए महाराष्ट्र में, एक उम्मीदवार कितने वोटों से हारा है आप जानते हैं? महज 1 वोट से हारा है। आप सोच सकते हैं, 1 वोट से हारा है। रिकाउंटिंग कराई गई, नतीजा फिर वही आया और 1 वोट से उस उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1 वोट से एक उम्मीदवार की जीत हुई। क्या वजह है मेरे भाइयों कि हम लोग वोटिंग आ रही है तो कोई घूमने के लिए चले जा रहे हैं, किसी के पास कोई शादी है, किसी के पास कोई रिश्तेदार के पास जाना है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है। आज अगर नरेंद्र मोदी उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि उनकी जमात, उनकी कौम, उनकी आवाम जो है वो यूएस से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे आते हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। और हम पोलिंग बूथ जरा दूर है, नींद लग गई थी, दावत में जाना था। मैं आप लोगों से अब तक गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई, ये एक रहीम पटेल नहीं है, ये एक रहीम पटेल को जिताइए मेरे लिए ये 5 जिला परिषद के अध्यक्ष के बराबर नहीं। ये शाह साहब, दोनों शाह साहब, ये शाह साहब जो है 30 साल जिंदगी के जाया कर दिए, कांग्रेस के साथ थे और 30 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं चलो मजलिस के साथ जाएंगे। अरे 30 साल पहले आ गए होते तो तुम खासदार भी बन सकते थे मेरी जगह के ऊपर मेरे भाई। आज ये हमारे दोनों अयूब शाह साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप लोग इन सभी लोगों उम्मीदवारों को कामयाब करिए। 10 तारीख के दिन मेरे जितने कॉर्पोरेटर्स हैं वो पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जाने वाले हैं और सबको बोल दिया हूँ, तकलीफ देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनको शेरवानी पहनवा के भेजाऊंगा उसको महानगर पालिका के अंदर, बड़ी तकलीफ होगी उन्हें। इतने सालों तक तुम तकलीफ देते रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त आया है, तुम्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचाएंगे जब ये पूरे के पूरे 33 शेरवानी के अंदर जाएंगे। यही उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन आप लोग न नाम देखिए न नंबर ढूंढिएगा किस नंबर के ऊपर है। जहां पतंग दिखा, बस पतंग दिखा, ये पतंग के ऊपर बताओ कैसे उड़ती है पतंग।
बस जाते जाते 9 तारीख के दिन इंशाअल्लाह नायगांव के अंदर, सावंगी में, पंछी में, हर जगह के ऊपर इंशाअल्लाह हम जश्न मनाएंगे। बस जाते जाते एक नारा जो मुझे और आपको एक मजबूत डोर से बांधता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या